हम क्या कर रहे थे, हम लोग वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कर लिया था। पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने किया था पाउली फार्मूला, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स किया था। आज हम लोग करेंगे आगे टॉपिक जो दे रखा है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। आज ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ क्या बताया, जैसे अभी हम लोगों ने पाउली फार्मूला में क्या देखा था कि पाउली फार्मूला में हम लोग देखा था कि जब लिक्विड फ्लो करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो विस्कस लिक्विड है, विस्कस क्योंकि उसमें कोफिशिएंट विस्कोसिटी होता है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू π/8 एटा PR⁴ अपॉन एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू L डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा एक पाउली फार्मूला निकाला था वो जिसको यूज किया था हम लोगों ने। इसी तरह से क्या बताया स्टोक्स लॉ कि अगर कोई विस्कस लिक्विड है एक कंटेनर में और किसी बॉडी को उसमें डालते हैं, तो वो इनिशियली बॉडी बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन विस्कस फोर्स तो मोशन के अपोजिट में डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो अपोजिट में जब एक्ट करेगा विस्कस फोर्स, तो बॉडी के मोशन को स्लो कर देगा, रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, और बॉडी का वेलोसिटी स्लो होता जाएगा। तो वो विस्कस फोर्स कितना लगेगा अगर किसी बॉडी को फ्लूइड्स में डालते हैं, तो उसी का जो फॉर्मूला दिया है वो स्टोक्स लॉ कहलाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ, फिगर से समझाता स्टोक्स लॉ, फिर डेफिनेशन लिखाता हूँ। ये हमारा एक फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। एक बॉल को हम लोग इसमें डालते हैं, ये हम लोग बॉल को इसमें डाल दिया। अब ये बॉल जब जाएगा नीचे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो, ठीक है, जब ये बॉल नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो उस वक्त जो उसके विस्कस लिक्विड होता है, लिक्विड को पेनिट्रेट कर रहा होगा, लिक्विड से होता हुआ जाएगा। तो वो जो एसोसिएट जो बिल्कुल लगा हुआ लिक्विड होगा, जो बॉल के साथ लगा होगा, वो उसके साथ मूव करने लगेगा, ठीक है। लेकिन वो विस्कस है तो अपोज करेगा। उसके बाद वाला जो लेयर होगा वो और उसके अपोज करेगा, उसके बाद वाला उसका अपोज करेगा, तो उसकी स्पीड कम होता जाएगा। तो ये दिखाया है कि जब ये बॉल नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये बॉल नीचे की तरफ जब जा रहा होगा, तो इसके बगल वाला जो लिक्विड का लेयर्स है वो उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके बाद वाला कम होगा, उसके बाद वाला कम होगा, क्योंकि वो एक ड्रैगिंग फोर्स लगा रहा होगा, यानी मोशन के अपोजिट में फोर्स लगा रहा होगा। तो ये जो इसका जो ड्रैगिंग फोर्स है, ये अपवर्ड जो है ना, नेट अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा इस तरह से। ये इसका जो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये इस तरह से लग रहा होगा, ये इधर लग रहा होगा, ड्रैगिंग फोर्स, ठीक। तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, पहले इनिशियली तो जब डालेंगे उस वक्त स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन ये फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होता जाएगा, और बाद में एक टर्मिनल वेलोसिटी से ये मूव करने लगता है। लेकिन ये जो विस्कस फोर्स, जब ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, उस वक्त जो विस्कस फोर्स लग रहा है, उसको स्टोक्स ने एक्सप्लेन किया कि विस्कस फोर्स कितना लगेगा। तो उसका एक रिलेशन दे रखा है विस्कस फोर्स का। क्या दे रखा है? ये जो विस्कस फोर्स लगेगा 6π∗r⁵, इतना फोर्स लगेगा। ये एटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका कितना है। ये रेडियस ऑफ द बॉल है, स्फेरिकल बॉल कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। वेलोसिटी, तो जहाँ पे भी वो बॉल चल रहा होगा उस वक्त उसकी कितनी वेलोसिटी है, और वो
ये 6 पाई एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो नेट ड्रैगिंग फोर्स या बैकवर्ड फोर्स या विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो 6 पाई एटा आर वी के बराबर होगा। ये एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो फिक्स होता है। ये आर रेडियस ऑफ द बॉल, ये तो फिक्स होगा। लेकिन ये वेलोसिटी जो है ना चेंज होते रहता है। जब डालेंगे उस वक्त वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उस वक्त विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी कम होने लगेगा। जब वेलोसिटी कम होता जाएगा तो विस्कस फोर्स भी कम होता जाएगा। लेकिन जितना वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स लग रहा होगा, ये स्टोक्स लॉ कहलाता है। कितनी बात सुनी? ये उसका फॉर्मूला दे रखा है। मैं स्टोक्स लॉ का एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिटरल डेफिनेशन, जैसे एग्जाम वगैरह में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे। ये कंसेप्ट समझ में तो आ गया। जब भी विस्कस बॉडी में किसी बॉडी को बॉल को गिराएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। उसी को जो फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स जो लग रहा होगा मोशन के अपोजिट में, वो उसको दिया स्टोक्स ने और ये इसका रिलेशन है। इसका एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ओके, ये एक डेफिनेशन मैंने लिख दिया स्टोक्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स acting on a small spherical body of radius r moving with a uniform velocity v through a viscous liquid through a fluid of viscosity eta is given as 6 f is equal to 6 pi eta rv। ठीक है, यानी जब कभी कोई स्मॉल बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके मोशन के अपोजिट में एक विस्कस फोर्स लगता है। उस फोर्स को स्टोक्स लॉ के हिसाब से, उसको ही स्टोक्स लॉ कहते हैं, फोर्स जो लगता है। और स्टोक्स ने उसका एक रिलेशन दे रखा विस्कस फोर्स का कि कितना मैग्नीट्यूड होगा विस्कस फोर्स का, वो है 6 पाई एटा आर अपन वी। 6 पाई एक कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल है, एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होता है, तो उस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। उस वक्त जितना वेलोसिटी है, किसी मोमेंट पे कितना वेलोसिटी है, उस वक्त उसका उतना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो एक एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे क्योंकि वेलोसिटी हर जगह बराबर नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया? ये था हमारा स्टोक्स लॉ, उसका स्टेटमेंट फार्मूला। और एक ये हमने फ्लूइड के हिसाब से मैंने एक फिगर बना के समझाने की कोशिश की। अब क्या बताया कि ये जो रिलेशन है इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से भी डराइव कर सकते हैं। जिस तरह से पासली फार्मूला को किया था, ठीक उसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला से इसको भी डराइव कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा डराइव दे रखा, मैं कर देता हूं। जैसे पासली फार्मूला किया था वैसे इसको भी कर देता हूं। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो फोर्स है ये तो 6 पाई कांस्टेंट है, ये एटा आर वी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ बॉल, स्फेरिकल बॉल, एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो 3 वेरिएबल है तो चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, 3 वेरिएबल तक तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे करते हम लोग डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है ना, बाय डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या लेते हैं? लेट द विस्कस फोर्स is directly depends upon one coefficient of viscosity eta। ठीक है, एटा। दूसरा रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल,
R and velocity of ball in the fluid B, ये दे रखा है, इसको हमने मान लिया, तीनों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटा रेज टू द पावर A, R रेज टू द पावर B एंड V रेज टू द पावर C, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं K एटा A R B एंड V C, कितनी बात सुन में, ऐसे ही लिखा था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, LHS भी लिखेंगे RHS भी लिखेंगे। तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS एंड RHS, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS एंड RHS, यहाँ पे लिखूँ मैं थोड़ा सा या मिटा दूँ मैं, यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, ठीक है। LHS में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, LHS में फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन mL/t-2, ये हमारा इधर का डायमेंशन हो गया LHS का। ये तो ऐसे रहेगा, एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पिछले पॉसली फॉर्मूला में हमने बताया था, और उसका डायमेंशन होता है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा रेज टू A, ये है R, R होता है रेडियस, रेडियस होता है लेंथ, तो हम लोग एक लेंथ ले लेंगे L रेज टू द पावर B, और ये वेलोसिटी है LT-1, वेलोसिटी का होता है LT-1 रेज टू द पावर C, ठीक है। ये तीनों का हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए ये चलेगा mL/t-2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये K है, और यहाँ पे M है, यहाँ और कहीं M नहीं है, तो M पे A का पावर आ जाएगा, ये A का पावर आ जाएगा, ये L पे यहाँ पे -A हो जाएगा, यहाँ पे भी L है, B हो जाएगा, यहाँ पे भी L है, C हो जाएगा, तो L पे कितने पावर आ जाएंगे, -A + B + C, ठीक है। लेंथ पे सबके पावर, क्योंकि लेंथ सेम था, पावर प्लस हो जाए, बेस सेम होता था, पावर प्लस होता जब मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब T का देखते हैं, तो यहाँ पे T पे -A हो जाएगा, और यहाँ पे T पे -C हो जाएगा, तो T पे -A -C, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयरिंग वी गेट, देखिए M पे इधर जो पावर है 1 है, L पे इधर जो पावर है 1 है, तो यहाँ पे M पे पावर A है, तो वी गेट क्या मिलेगा, A = 1, डायरेक्ट मिल गया A का वैल्यू। इस बार इधर M पे A का पावर है, इधर M पे 1 का पावर है, तो M दोनों तरफ लेते हैं, तो उधर A = A के 1 के बराबर हो गया। अब हम लोग लेते हैं L पे, तो L जो है -A + B + C = इधर L पे पावर कितना है 1, तो ये 1 लिख दिया, और इधर है -A T वाला, -A -C = T पे -2 है। ऐसे हम लोगों ने पावर को इक्वेट कर दिया, यहाँ तक क्लियर। आगे चले, A का तो वैल्यू 1 है, +1 है, तो यहाँ पे हम लोग +1 डाल देते हैं, ठीक है, इधर -2, तो C को उधर ले आते हैं, 2 को इधर लाते हैं, तो -1 + 2 = C, तो C = +1 इसमें भी आ गया, ये तो A का +1 था ही था, C का भी +1 हो गया। अब हम लोग A एंड C का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 तो वैसे मेन तो ये वाला फॉर्मूला, हमारा मेन फॉर्मूला ये है 1, इसको 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ठीक है, कितनी बात सुन में। अब हम लोग 3 में डाल देते हैं A एंड C का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ -A + B + C = 1 था ये, तो एक जगह पे हम लोग डाल देते हैं 1, तो -1 हो गया, +B ऐसे ही रहेगा,
और c का भी वैल्यू 1 है, तो +1 इज इक्वल टू 1। तो ये -1 +1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो b का वैल्यू भी 1 हो गया। तो क्या देखते हैं कि a b c तीनों का वैल्यू 1 आता है। a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर पे वैल्यू डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, तो f इज इक्वल टू k, यह एटा था, एटा पे 1 का पावर हो गया, r पे b था, ये भी 1 डाल दिया, और v पे c था, इस पे भी 1 दिया, तो f इज इक्वल टू k एटा r v आ गया। और हम लोग बताते हैं कि जब भी कभी कांस्टेंट होता तो उसका वैल्यू जो है एक एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, सारे कंडीशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकाला जाता है। जैसे हम लोगों ने पीछे निकाला था पॉसली फार्मूला में k का वैल्यू π/8 निकाला था, है ना, वहां पे यूज किया था कांस्टेंट का। यहाँ पे जो k का वैल्यू होता है वो 6π के बराबर होता है। कितना? 6π। तो f इज इक्वल टू 6π एटा आर बी। यहाँ पे k का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 6π के बराबर होता है। और इस तरह से ये फार्मूला हम लोगों ने डायमेंशन के हेल्प से निकाल दिया। डायमेंशन का फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब आप लोग पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब पे जाके तो मज़ा आएगा। वैसे तो पढ़ते ही होंगे, किसी ना कोई सर पढ़ाए होंगे, लेकिन अगर हमारे यूट्यूब पे भी जाके पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ये स्टोक्स लॉ कैसे हमें ड्राइव करना है इसको, तो हमने ड्राइव करके दिखा दिया कि ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, आगे चले। अब हम अगला जो टॉपिक दे रखा है कि जब कभी भी हम किसी बॉल को विस्कस लिक्विड में डालते हैं तो इनिशियली उसकी तो वेलोसिटी तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी कम होने लगता है, और एक ऐसा स्टेज आता है जिसकी उसकी जो वेलोसिटी होता है ना कांस्टेंट हो जाता है, और फिर वो उसी वेलोसिटी से नीचे जाके गिर जाता है। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता उस वक्त उसका वेट और जो अप थ्रस्ट लगता है और बाइंस फोर्स लगता है, यानी अप थ्रस्ट प्लस बाइंस फोर्स। अप थ्रस्ट पढ़ा था ना हम लोग लिक्विड में, वाटर में पढ़ा था, लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने अप थ्रस्ट पढ़ा था ना लिक्विड में, वहाँ पे हम लोगों ने विस्कस नेचर नहीं स्टडी किया था, वहाँ विस्कसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन यहाँ चूंकि लिक्विड विस्कस है तो अप थ्रस्ट भी लगेगा, विस्कस फोर्स भी लगेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो दोनों फोर्स मिलाकर अगर बॉडी के वेट के बराबर हो जाते हैं तो फिर वहां से, जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं, वहां से बॉडी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करने लगता है, और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको शुरू करता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाता हूँ। पहले मैं फिगर कंप्लीट करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक हम लोगों ने ये एक विस्कस लिक्विड लिया जिसको मैंने ब्लैक से डॉट कर रखा, ब्लैक से। ये विस्कस लिक्विड है। एक बॉल को इसमें डालेंगे तो उसमें एक विस्कस फोर्स लगने लगेगा। वो विस्कस फोर्स को एफ से दिखा रहे हैं, और ये एफ जो है ना स्टोक्स लॉ के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि किसी बॉडी पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। वो कितना होता है 6π एटा आर बी। ठीक, कितनी बात समझ में? तो ये विस्कस फोर्स होगा। साथ ही ये जो बॉल है जितना वाटर को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा वो एक अपथ्रस्ट लगाएगा, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अपथ्रस्ट। ठीक, तो ये अपथ्रस्ट लगाएगा। ये अपथ्रस्ट जो फोर्स होता है ये भी एक तरह का फोर्स होता है, वो डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है ना। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो ये जितना ये स्फेरिकल बॉल जगह लेगा या विस्कस लिक्विड को फ्लूइड को हटाएगा उतना उसको अपथ्रस्ट लगेगा, और ये दोनों ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लगेंगे, मोशन के अपोजिट में। बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा, ये दोनों फोर्स मोशन के अपोजिट में लगाएंगे। ठीक, और ये जो बॉडी है नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, किसका वेट जो लगेगा, वेट होता है m इंटू जी। m इंटू जी जितना वेट होता है उस वेट के हिसाब से बॉडी नीचे की तरफ जाएगा। कितनी बात समझ में? जिस वक्त ये दोनों फोर्स मिलाकर इस वेट के बराबर हो जाएंगे उस वक्त इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा।
नेट फोर्स यानी कि मान लो इससे 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा था और ये दोनों मिला के 10 न्यूटन ऊपर कर दिया, तो 10 ऊपर 10 नीचे, तो नेट फोर्स कितना बॉडी पे? 0। तो उस वक्त बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जिस वक्त बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो बॉडी का वेलोसिटी जो ना एक्सेलरेट हो रहा होगा ना रिटार्ड होगा, उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और उसी वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, इसको टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक डेफिनेशन छोटा सा मैं लिख देता हूं और उसके बाद इसका एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, वो मैं डिराइव करके दिखाता हूं। तो एक मैं पहले इसका लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूं। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस लिक्विड, फॉलिंग डाउनवर्ड इन अ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं एक लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूं। ये है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड इन अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कस मीडियम में जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता है उस वक्त जो वेलोसिटी होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। ये एक लिटरल डेफिनेशन दे रखा है। अब हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का एक रिलेशन निकाल लें हम लोग। देखिए जिस वक्त बॉडी नीचे जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस वक्त उसका वेट लग रहा होगा, ठीक है ना, उसका वेट लग रहा होगा विस्कस पे। तो कितना वेट होगा, वेट का क्या रिलेशन होगा वो निकालते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम लोग वेट ऑफ द बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, तो वेट कितना आ जाएगा, ये m इंटू जी के बराबर होगा। लेकिन मास को हम लोग कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हम लोग लेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये जो बॉल की जो डेंसिटी है, मान लो उसको हम लोग रो ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और ये जी ले लिया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो जाएगा वेट। ये जो वॉल्यूम है, वी जो ना वॉल्यूम है यहाँ पे, ये स्फेरिकल बॉल है। तो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ में पढ़ा तो होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी। बताइए बताइए, आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, और ये डेंसिटी है, और ये जी है। ये तो हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं यहाँ पे। ये वेट ऑफ द बॉडी मूविंग डाउनवर्ड इन विस्कस मीडियम, ये समझ में आ गया, ये इसका रिलेशन हो गया। दूसरा है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अप थ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो मैं लिखता हूं। ठीक है, अप थ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस विस्कस फ्लूइड, जो विस्कस फ्लूइड है वो कितना डिस्प्लेस हो, उसका अप थ्रस्ट कितना होगा, तो उसका भी यही होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वो उतना ही वॉल्यूम होगा जितना वो बॉल का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड होगा। लेकिन हाँ, लिक्विड का अपनी डेंसिटी होगी, तो ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ द विस्कस लिक्विड ले लिया, और ये जी ले लिया। कितनी बात सुन में, ये यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इस बॉल के बराबर ही डिस्प्लेस लिक्विड है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया ये, और अप थ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कितनी बात सुन में आई। और यहाँ पे जो फोर्स है विस्कस फोर्स, वो तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से है। तो तीसरा जो टर्म दे रखा है वो विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर बी। यहाँ पे बी जो ना वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारा विस्कस फोर्स हो गया जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है।
इसे नोट कर लिए, मैं थोड़ा सा जगह चाहिए इसको इक्वेशन को आगे ले जाने के लिए। नोट कर आगे कर रहे हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है। क्या दे रखा, व्हेन द बॉडी is falling in viscous fluid, when the weight of the body is equal to sum of upthrust and viscous force, then the net force on the body is 0. At that moment, at that time, the velocity of the body is constant, known as terminal velocity. ठीक है, यानी जिस वक्त वेट जो है अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों को मिलाकर उसके बराबर हो जाता है, तो उस वक्त नेट फोर्स बॉडी पे 0 लगता है। और जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी लग रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। अब इसका एक यहाँ पे जब ये इन दोनों फोर्स को प्लस करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ये आ जाता रिलेशन, अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट के बराबर होता है। अब हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं। वेट का वैल्यू तो हमारे पास है, अपथ्रस्ट का वैल्यू भी है, विस्कस फोर्स का भी है, तो इसका हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तो हमारे पास है सारे वैल्यू, आप लोगों के पास लिखा हुआ है ये सारे वैल्यू तो लिखा हुआ था ना आपके पास, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था, अभी हम लोग लिखा था, अपथ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब, ये सिग्मा विस्कोसिटी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू जी, ये विस्कस फोर्स 6 पाई एटा आर भी, ये वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये वेट है 4/3 पाई आर क्यूब, रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, और ये जी था ये। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला जो था हम लोगों ने पहले उसको इस हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक, अब इसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी निकालना है, इसको निकालना है, ये टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना है, तो पहले इसको उधर ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 पाई एटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, इसमें से सब कॉमन है, 4/3 पाई आर क्यूब ये कॉमन ले लिया, ये रो माइनस सिग्मा, और यहाँ पे जी इधर लिख दिया हम लोगों ने, ये 6 पाई एटा आर वी। अगर हम लोग वी निकालना चाहते हैं तो वी हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 6 पाई एटा आर।
यहाँ तक समझ बात आ गई ये। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस r से इसका एक पावर कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा, ये 6, ये जो 3 है ये वाला 3 ये यहाँ चला आया, ये यहाँ से कट के, ठीक है, ये यहाँ से 3 यहाँ चला गया ये। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, ये 2 बचा हुआ, 3 3 या 9, तो 2/9 ये बच गया। यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, ये आर स्क्वायर हो गया, ये रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और अपॉन में बचा एटा, ठीक है, एटा, ये क्या, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसको हम ऊपर मिटाते, ऊपर ले चलते इसको, ठीक है ना, इसको ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला को हमने दोबारा यहाँ लिख दिया, कोई ऐसा नहीं है। v टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन एटा। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। यही फॉर्मूला है और इसी को हमें यूज करना है। कितनी बात समझ में, ठीक। अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये देखते हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और कौन कौन सा कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कंक्लूजन। यहाँ तक लिख लिया था आप लोगों ने ऑलरेडी, मैं मिटा दूं। ये हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी जो बॉल है, बॉल का रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल। क्या मतलब हुआ कि अगर कम रेडियस होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, यानी छोटा बॉल होगा, छोटा स्फेरिकल बॉल होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, और अगर बड़ा वेलोसिटी बॉल होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे बताते हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जब बारिश होती है तो बर्फ़ भी गिरते कभी कभी, तो ओले गिरते, ओले भी गिरते हैं बहुत दफ़ा। तो जब बड़े बड़े ओले गिरते हैं ना, तो उसकी स्पीड ज़मीन पे जो आता बहुत तेज़ी से आता है, लेकिन अगर छोटे छोटे होते हैं तो उनके स्पीड कम होते हैं। या पानी के जो बूंदें होती है, अगर पानी के बड़े बड़े बूंद होते हैं, यानी ड्रॉप्स होते हैं, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होता है, और छोटे ड्रॉप होते हैं तो उसके स्पीड कम होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे कभी कभी होता है ना, बोलते हैं कि बारिश नहीं, शावरिंग हो रही है। शावरिंग मतलब हल्के हल्के हवा के साथ पानी के बूंदे, तो उसका स्पीड का पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े वाटर के ड्रॉप्स हो गए ना, तो बहुत तेज़ी से आते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा वो ये कि द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट, साइज ऑफ द बॉडी। स्मॉलर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी। अगर बड़ा बॉडी होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, और छोटे बॉडी होंगे तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगा। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट दे रखा है इसमें, टर्मिनल वेलोसिटी इज directly depends upon square of radius of the body, ठीक है ना। ये दे रखा है, और इसी के हिसाब से बताया है कि छोटे साइज बड़े साइज का क्या वेलोसिटी होगा। एक तो ये दे रखा है। जी तो हर जगह कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, कोई सी बात नहीं है। एटा जो ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ये इन्वर्सली रिलेट करता है। इन्वर्सली का मतलब यह है कि अगर ज़्यादा विस्कस बॉडी होगा तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी कम आएगा, यानी बहुत स्लो चलेगा। विस्कस अगर ज़्यादा होगा, बहुत चिपचिपा हुआ, बहुत विस्कस हुआ, तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा बहुत कम होगा, और विस्कस कम हुआ तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का स्पीड ज़्यादा होगा। यानी मान लो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन अगर विस्कोसिटी कम हुआ तो उसी बॉल के जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि विस्कोसिटी कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दे रखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी
is inversely proportional to coefficient of viscosity, ठीक है ना, एटा इनवर्सली है ये, इतनी बात समझ में आई। और अब तीसरा जो दे रखा है ये रो माइनस सिग्मा डेंसिटी का दे रखा है। ये रो जो है ना डेंसिटी ऑफ द बॉडी है और सिग्मा जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है ये, कितनी बात समझ में आई। तो तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसी से रिलेटेड, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, यानी कि बॉडी की जो डेंसिटी है फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ज्यादा ये कम है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स the body will move downward, नीचे की तरफ मूव करेगा ये, कितनी बात में। अगर सिग्मा रो ज्यादा हुआ सिग्मा से तो बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड से, तो बॉडी जो है नीचे की तरफ, यानी ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा हो कि सिग्मा जो है कम हो, सॉरी रो कम है सिग्मा ज्यादा है, चौथा कंडीशन में दे रखा है, क्या दे रखा है चौथा कंडीशन, इफ रो इज लेस देन सिग्मा, यानी ये सिग्मा ज्यादा हो गया ये कम हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, माइनस में आने लगेगा। तो माइनस में जब आएगा इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉडी नीचे नहीं आएगा, ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाएगा, बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे हम लोग वाटर बबल्स देखते हैं, वाटर बबल तो देखा होगा, पानी में जो बुलबुले बन जाते हैं तो वो नीचे नहीं जाते, वो ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो जो वाटर बबल्स होते हैं उसकी जो डेंसिटी है वाटर के रेस्पेक्ट में, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कम होता है, तो वो बबल्स ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। जैसे क्लाउड्स हैं, बादल होते हैं, तो बादल हवा में उड़ते रहते हैं ऊपर, देखते हैं ना हम लोग, तो जो क्लाउड है उसकी जो डेंसिटी है वो एयर के रेस्पेक्ट में कम है, तो वो क्लाउड जो है हवा में ऊपर में उड़ता रहता है, कितनी बात समझ में आई। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी, यानी जैसे एयर है, एयर की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा गैस वाली बैलून जो अक्सर हम लोग फेस्टिवल टाइम में लाते हैं, जैसे ईद बकरीद हो या किसी दिवाली होली पे बच्चे जो लाते हैं खरीदते हैं, छोड़ देते तो हवा में उड़ जाता है, या फिर कभी इनॉग्रेशन वगैरह करते तो बहुत सारे बैलून्स को एक साथ ग्रुप में छोड़ते हैं, तो वो ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है, बाहर जो एयर है एटमॉस्फेयर का उसके कंपेयर में कम होता है, ठीक है। तो अगर अंदर की डेंसिटी कम है तो जाहिर है बाहर वाला उसको पुश करके ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो वो ऊपर मूव करने लगता है। तो अगर ये रो जो है सिग्मा से कम हुआ तो ये बॉडी जो ना ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये दे रखा, इफ रो इज लेस देन सिग्मा इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू एंड the body will move upward मूव करेगा, ठीक है ना, ये अपवर्ड मूव करेगा, ठीक। और अगर मान लो दोनों का डेंसिटी बराबर है, बॉडी का भी डेंसिटी और फ्लूइड का भी डेंसिटी बराबर है, तो क्या होगा, पांचवें कंडीशन ले लेते हैं हम लोग। पांचवें कंडीशन में दे रखा है इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा, तो क्या होगा, यानी जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसमें से इसको माइनस कर तो क्या होगा, जीरो आएगा, और जीरो से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जहां पे है वहीं पे रुका रहेगा, जहां पे बॉडी फ्लूइड में गया, फ्लूइड में जाने के बाद एक जगह जाके वो जब दोनों बराबर हो गए तो वो जाके रुक जाएगा, ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वहीं पे रुकेगा।
तो क्या बोलेंगे, जब रो इज इक्वल टू सिग्मा, इन दैट केस द बॉडी विल सस्पेंड इन द फ्लूइड। सस्पेंड का मतलब वो उसी में पड़ा रहेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों बराबर होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंड द बॉडी विल बी सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, फ्लूइड में सस्पेंड रहेगा। कितनी बात समझ में आई। तो ये हमारा कुछ इसके रिलेशन से ये सब बातें हमें पता चलती हैं। कितनी बात समझ में आई। तो ये दे रखा कंक्लूजन इसका, कहाँ कहाँ बात समझ में, कहाँ कहाँ नहीं आया। तो ये था टर्मिनल वेलोसिटी, आज स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी। ये हम लोग 2 टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग अगले क्लास में इसके इसी कंसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अगर ऐसे ही लेक्चर को आप देखना चाहते हैं तो। और वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी करें 11-12 में, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे कंटेंट जो समझने वाला लेक्चर मिलेगा आपको मिलता रहेगा, और साथ ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो वो बच्चे जो 11-12 में ज़रूर कर ले। साथ ही वो बच्चे जो 8, 9, 10th में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे और चाहते हैं कि वो एक बार में अटैम्प्ट को सक्सेस कर लें, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। उन्हें नुकसान नहीं होगा, देखते रहें, ताकि हम लोग उनको कंटेंट भी देते हैं, प्लान भी देते हैं, कैसे क्या करना, कैसे करना है। अगर चाहते हैं तो वो जुड़ जाए अभी से। हम लोग अभी से भी उनको कंटिन्यू कर चुके हैं। जो बच्चे आने वाले दिनों में नीट जेईई को देना चाहते हैं, तो उनको अभी से क्या करना चाहिए, क्या प्रोग्राम होना चाहिए। ओके, तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।